अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट है आज के दिन हम कह सकते हैं कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है, फ्लैट नोट विटनेस किया गया है। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स जो फ्राइडे से ऑनवर्ड्स डिक्लाइनिंग नोट पे दिखाई दे रहे थे, आज के दिन भी हमने वही सेंटिमेंट्स देखे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया है। ना ज़्यादा बाइंग देखी गई है, ना एक हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया है। इसी वजह से आज के दिन एक कॉशियस स्टैंस भी हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करने को तरजीह दी गई है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कैश फ्लो है उसको ज़्यादातर मेंटेन रखा जाए। तो ये आज इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर मार्केट की बात की जाए तो टेक्निकल टर्म्स में 45,000 के लेवल पे हम दिखाई दे रहे हैं, 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव, और वही सेंटिमेंट्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा यह जा रहा था कि जब रोल ओवर वीक था तो डाउनवर्ड ट्रेंड था। नवंबर के स्टार्ट में पॉजिटिविटी आई और फिर उसके बाद से ऑनवर्ड्स हम यही देख रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताते चलूं आज हम टॉपिक रखने वाले हैं आईटी सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जो एक पूरा हम कहेंगे नज़रिया है या फिर पूरी दुनिया का नज़रिया है वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए हैं, बिजनेसेस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेसेस लोगों ने तरजीह देना शुरू कर दिए हैं। तो आईटी का क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान के अंदर, खासकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका क्या फ्यूचर है, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। वी हैव गेस्ट, एक्सक्लूसिव गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आसिफ पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर आसिफ साहब, हाँ शुक्रिया। आसिफ साहब ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही स्टार्ट करते हैं, क्या फ्यूचर दिखाई देता है आईटी का, खासकर इन 2 सालों में। जब कोविड आया तो लोग बिल्कुल नहीं, पहले तो फ्रेंडली थे टेक्नोलॉजी से, हाँ एक था, लेकिन अगर हम कहेंगे कनेक्शन था, लेकिन देखा ये जाता था कि ईएनपी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन चीज़ों का ज़्यादा वेटेज देखा जाता था। इवन एक्सपोर्ट्स के अंदर बात करें तो टेक्सटाइल का वेटेज देखा जाता। अब आईटी ने अपनी एक पहचान बना ली है, कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, और इन्वेस्टमेंट इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जिसने भी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की थी वो अब नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टॉक परस्पेक्टिव, द आईटी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग द डेटा, क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें लोग अब हर कंपनी, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो एक्सपोर्ट, दे आर लुकिंग फॉर रीवैम्पिंग और ट्रांसफॉर्म देम, बिकॉज एक आपको कोविड, जब ऐसा कोई चीज़ होती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका बिजनेस कितना वल्नरेबल है। अगर आपके पास डेटा नहीं है और रीस्टार्ट करना है, बंद करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब तो डिमांड है तो फ्यूचर चलिए सर, यहाँ आपको हम पॉज करेंगे, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, अजान ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ میرا بیان ہے کہ پچھلے 2 سال ایک لمحے کے لیے بھی پنجاب میں سماگ نہیں ہوئی۔ اس کو میں تھوڑا سا تمام دوستوں کو بھی اور جو یہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر کیونکہ کرونا تھا، آفیسز اور سکول بند تھے، کچھ عرصے کے لیے انڈسٹری بھی بند رہی، اور میرا نہیں خیال کہ لاہور میں نے کبھی اس طرح کا نیلا آسمان دیکھا ہو۔ دوسرا، پچھلے سال کے مختلف چینلز کے میرے بیانات نکالے جا سکتے ہیں، میرے جو پروگرام ہوئے تھوڑے بہت جو بھی وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا، یعنی کہ اگر آپ پچھلے سال سوچیں کہ ہم پچھلے سال میں اس وقت بیٹھے ہیں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ پچھلے سال اور اس سال لاہور میں اور پورے پنجاب میں سماگ نہیں ہوئی، اور اس وقت میرے اس بیان پر کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم نہیں ہوا، کوئی اس بیان کے خلاف بات نہیں آئی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میرے ان بیانات پہ پچھلے سال کوئی کرٹیسزم ہوا تو مجھے ضرور دکھایا جائے۔ دوسری بات، جو لوگ ٹویٹر پہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش وہ اس بات کے ساتھ کہ منسٹر جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک چھوٹی سی کلپنگ بھیج دیتے کہ انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو میں شاید کچھ اور شرمندہ ہو جاتا۔ میں یہ تمام باتیں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ مختصراً عرض کرتا جاؤں گا کہ اگر پوری دنیا کی گورنمنٹس بھی اکٹھی ہو جائیں تو وہ انوائرمنٹ کے افرید پر قابو نہیں پا سکتی جب تک کہ معاشرے کا ہر ایک فرد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضر ہوں، جو میں نے غلط کیا یا جو میں صحیح کرنا چاہیے تھا مجھے نہیں کر سکا، میں اس کو اون کروں گا، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، اللہ نے اتنی ہمت دی ہے۔ لیکن خدا را ایسی غلط رپورٹنگ کر کے پاکستان کا نام بدنام نہ کریں۔ جو کالمسٹ ہیں یا جو بھی دوست سوشل میڈیا پر ہیں۔ دوسری میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جتنے بھی چینلز پہ میں نے انٹرویوز دیے ہیں اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت انٹرنیشنلی دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر کچھ این جی اوز نے یا پرائیویٹلی کچھ دوستوں نے ایئر کوالٹی مانیٹرز لگائے ہوئے ہیں، وہ ایئر کوالٹی مانیٹرز نہ تو پیرامیٹرز کے مطابق انسٹال کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی کیلیبریشن ہے۔ وہ میں آج یہ بات اس طرح وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری جو لیب کی ٹیم تھی اس نے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیدیاں پہ اور ایک دو اور جگہوں پہ اور یو ایس کونسلیٹ کا بھی ایون ایئر کوالٹی مانیٹر چیک کیا ہے۔ جہاں تک امریکن کونسلیٹ کا ایئر کوالٹی مانیٹر کا تعلق ہے جی، اس کے ریزلٹس بہت کم ویری کرتے ہیں ہمارے ریزلٹس سے، وہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسٹال ہوا ہے شملہ پہاڑی پہ جہاں پہ ہر وقت کنجیشن رہتی ہے۔ اور دوسرا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے وہ اگر آپ کسی بھی شہر کا لینا چاہیں تو شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر کے 24 گھنٹے کے بعد ایک فارمولا جو کہ ہم نے نہیں بنایا، انٹرنیشنل فارمولا ہے،
اس کے مطابق اس کا ایگریگیٹ نکال کر اگلے دن دیا جا سکتا ہے. اس دن کا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ جو بھی کر رہا ہے ادارہ, وہ اس کا انڈیکس اس دن جاری نہیں کر سکتا. وہ PM 2.5 کا 24 گھنٹے کے بعد ہی آئے گا. تو میں ان تمام لوگوں سے, دوستوں سے جو ہماری مدد کر رہے ہیں ایئر کوالٹی مانیٹر لگا کے, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیم ہر وقت اویلیبل ہے. وہ جب بھی جس بھی قسم کی اسسٹنس چاہیں گے ہم ہر وقت حاضر ہیں. لیکن ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی غلط ریڈنگ دے کر, دیکھیں مجھے اپنی تو ایسا کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جو ہم پاکستان کا نام اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں مجھے اور آپ سب کو ضرور سوچنا ہوگا. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں جس طرح ہم ہر دفعہ اسموک کے معاملے میں, جس میں ہم ہر دفعہ کچھ میئرز لیتے ہیں, اس میں باقی تو میئر سارے تقریباً پرانے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ امیشن ہے وہیکولر امیشن. تو اس کے لیے ہم نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں, آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کا پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا, جو کہ بہت جلدی انشاءاللہ یہاں پر آنی بھی شروع ہو جائیں گی, اور ایک ریولوشن آئے گا ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 43% جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہیکولر امیشن کا ہے ہماری پولوشن میں, جو ہماری ہوا میں. تو جب الیکٹرک وہیکلز آ جائیں گی تو پھر یہ 43% یا تو زیرو ہو جائے گا, یا 2-4% اگر ہوگا بھی تو دیٹ از بیئریبل. تو فی الحال ہم نے انہیں شارٹ ٹرم کے لیے یہ عرض کی ہے کہ جتنی بھی پیٹرول گاڑیاں ہیں ان میں انشور کیا جائے کہ کیٹلیٹک انورٹر کمپلشن, اور جو ہوتی ہیں ڈیزل گاڑیاں اس پہ ہم نے ان سے عرض کیا ہے کہ آپ DPF فلٹرز یہ ہوتے ہیں وہ انسٹال کروائیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں کسی وہیکل میں نہیں ہیں تو وہ پھر مطلب روڈ پر نہیں آ سکے گی. دوسرا ہم نے ان سے یہ عرض کی ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں جو اسموک emit کر رہی ہیں ان کو یا تو اس وقت تک وہ سڑک پر نہ آ سکیں جب تک کہ وہ وک سے سرٹیفکیٹ نہ لے آئیں, یا پھر ان کو ایٹ لیسٹ 15 دن تک کے لیے روڈ پر نہ آنے دیا جائے جو بہت زیادہ اسموک emit کر رہی ہیں. یہ ٹرانسپورٹ پر اس لیے تھوڑا زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اس کا 43% حصہ ہے اس میں پولوشن. جہاں تک بھٹوں کا واسطہ ہے جی, تو بھٹے میرا جہاں تک خیال ہے کہ تقریباً 80 یا 85% زیگ زیگ پر ہو چکے ہیں, اور جو باقی رہ چکے ہیں وہ آپ سب کو علم ہے کہ اس میں ہم ان کو کافی زیادہ ہیوی جرمانے کر رہے ہیں. مطلب ہر طرح سے ہم انہیں ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس کو کنورٹ کر لیں. اور باقی وہ پرانے میئرز ہی ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ جتنے ہمارے کی روڈز ہیں جہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے وہاں پر آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں دن میں کم از کم 2 بار, کیونکہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز بھی بہت زیادہ ہماری جو بصارت ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کیونکہ آج کل ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور ہوا میں موئسچر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ نمی کے ساتھ مل کر ہماری ویزیبلٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور کیونکہ ہوا نہیں چلتی اس لیے وہ ڈسپرس نہیں ہوتے, اس کو بھی اسموک کہہ دیا جاتا. اور اس کے علاوہ سب نے یہ بڑی مہربانی کی ہے, سب ڈپارٹمنٹس نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم, کیونکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور سب سے پہلے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں پولوشن کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر مہربانی کر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں پہ, کیونکہ سب نے اسی فضا میں سانس لینا. دوسرا ہم نے DC لاہور سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فیکٹریز جو رات کا
फ़ायदा, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा कर जिन्होंने जो हमारे पैरामीटर्स पर पूरी नहीं उतरती और एमिशन एमिट करती हैं, उनको डिस्करेज किया जाए, उनको बंद किया जाए, और जो फैक्ट्रीज़ बिल्कुल ही इलीगल हैं, जिनकी इजाज़त ही नहीं उनको लगाने की, उनके बिजली के कनेक्शंस काटे जाएं। और इसी तरह हमने इरिगेशन महकमा ज़राअत से पूछा, एग्रीकल्चर से, क्योंकि ये जो स्ट्रबल बर्निंग है ये उनके इख्तियारात वो इस्तेमाल करके इसको ख़त्म करवा सकते हैं। उन्होंने 390 थी, कितनी थी, 354 उन्होंने वो मशीन्स ले ली हैं जो फसल को आखिर तक काटती है। और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहले वो मशीन्स वहाँ पर भेजें जहाँ पर पुलिस की उस तरह से एक्सेस ना हो, जैसे कि मोटरवे के इर्द गिर्द जब हम जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि जब आप आबादी में होते हैं तो आपको थ्रेट होता है कि कोई ख़बर कर देगा और पुलिस आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर क्योंकि इस तरह का थोड़ा अप्रोच थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उसको प्रायोरिटी पे रखें। और क्योंकि हमने लाहौर और इसके इर्द गिर्द जो शहर हैं जिसकी वजह से लाहौर की आबो हवा अफेक्ट होती है, उसको हमने क्या नाम है उसका, नहीं हमने उसको रेड एरिया करार दिया हुआ है कि सबसे पहले रेड जोन करार दिया हुआ है। वो तो 3 साल पुरानी बात है। और बाकी हमने वही पुरानी जो सारे फैसले थे लोकल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये अर्ज़ की है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज किया जाए जो कूड़े को आग लगती है और इस तरह की और एक्टिविटीज़। आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, हमने महकमे मौसमियात और स्पार्को को बुलाया हुआ था। उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें एक मॉडल बना के दें कि किस टाइप की इंडस्ट्री का कितना इम्पैक्ट आता है, पोल्यूशन में उनका कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि बेसिकली तो तमाम इंडस्ट्री का 23% इस पोल्यूशन में हिस्सा है, लेकिन उस 23% में भी कौन सी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका 23% में मैक्सिमम उनका हिस्सा है, उस पर भी हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतने ही पॉइंट्स हैं मेरे पास। सर गुजारिश ये है, आपने जो ये बताई हैं सारी बातें, ये जब आफत आ गई है, जब लोग मुतासिर होने शुरू हो गए तो आपने ये स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं। क्या ये पूरे साल नहीं हमें करना चाहिए था, या पूरे साल नहीं, क्या महकमा पूरे साल सोया रहा है? हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सवाल आपका ठीक है, लेकिन मैं उसमें अर्ज़ करूँ, हमने ये महकमा बना था 1997 में। उसके बाद से लेकर जब तक मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई उससे पहले तक हम तमाम रूल्स और रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहे थे जो 97 से पहले बने हुए थे और जो फेडरल गवर्नमेंट के थे। मैंने आकर अभी तक 4 रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हैं, क्योंकि लॉ मेकिंग बच्चों का खेल नहीं होता और ना ही ये इतना जल्दी होता है, ये बड़ा बारीकी का काम है। उसके अलावा अगर आप देखें, हमारा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो एक मॉनिटरिंग बॉडी है। अगर आप स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो फिर मैं जवाबदेह होऊंगा 23% का जो कि फैक्ट्रीज़ का है, लेकिन क्योंकि हमने मॉनिटर भी करना है सबको, आज हमने कुछ अपनी प्रपोजल शेयर भी की हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि उनका शेयर सबसे ज़्यादा है। उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया है और उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ दिन पहले सीएम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारी बसेस आई हैं उसका भी इनागोरेट किया। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हमने उनसे ये भी कहा है कि जितनी बंद साइट्स हैं उनको आप सिक्योर करें ताकि ये डस्ट वगैरह ना उड़े। किसी भी चीज़ को आप करें जो कि बहुत देर से बिगड़ी हो, उसको ठीक करने में टाइम लगता है, एक चीज़। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता और ना भाग रहा हूँ ये बात करके जो मैं अभी करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि पूरी दुनिया की हुकूमतें भी अगर इकट्ठी हो जाएं तो माहौल को साफ़ नहीं कर सकेंगी जब तक कि इस माशरे का हर एक फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेगा। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इस वजह से नहीं कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, इस वजह से भी सबसे पहले कह रहे हैं कि मैंने भी इसी एटमॉस्फेयर में सांस लेना है, मेरे माँ बाप ने, मेरे अजीज़ों कारब दोस्तों ने, सब ने इसी फ़िज़ा में सांस लेना है। तो हम अल्लाह के फजल करम से मैं अपने काम से मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी है उससे बढ़ के कोशिश करके इसमें बेहतरी लेके आ रहे हैं। एक एक करके अगर हो जाएगा ना। वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान लाहौर में स्मोक के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए माशरे का किरदार निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि लाहौर का एयर इंडेक्स जो दिखाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौल को ख़राब करता है। इस हवाले से लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से इनकलाब आएगा। माहौल की आलूदगी एक ग्लोबल इशू है, हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बिजनेसेस के हवाले से बात कर रहे थे। आसिफ पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आसिफ साहब, बिजनेसेस की डिटेल्स के हवाले से बात हो रही थी कि डेटा कलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो IT के अंदर ये सब कैसे मैनेज होता है? डेटा कलेक्शन तो नहीं मुश्किल हो जाता, डेटा बेसिकली डेटा की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। क्योंकि डेटा की बेसिस पे लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब जितने भी बिजनेसेस हैं दे ऑल मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा, एंड डेटा की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पहले लोग सिर्फ पुराना डेटा देख के आगे के डेटा का डिसीजन लेते थे। अब चूँकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो हम बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा देख के प्रिडिक्टिव डेटा कहते हैं कि आगे का हमें क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद हमें अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के कि इसको अगर ये हो सकता है तो इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो डेटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग अब बहुत हो गई। और चूँकि क्लाउड आ गया है, पहले लोगों को डेटा स्टोर करना, हिस्टोरिकल 15 साल 20 साल 25 साल का डेटा स्टोर करने में परेशानी होती थी, बट चूँकि जब अब क्लाउड आ गया है तो डेटा स्टोर हो जाता है और उस पर ट्रेंडिंग करना, उस पर ये सारी चीज़ें चलाना बहुत आसान होता है। तो इस वजह से ग्रोथ बहुत आ रही है डेटा में, क्लाउड में, और डिजिटल लोग अपने बिज़नेस को वाकई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और ये दुनिया भर में हो रहा है। और हो एक अच्छी चीज़ भी है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चूँकि ये सब काम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल, डिमांड बढ़ रही है तो लोगों हमें सप्लाई चाहिए दुनिया को लोग। तो अब ये लोग नहीं देख रहे बिज़नेस कम्युनिटी के, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर सेइंग कि हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगी। तो जहाँ से भी अच्छे लोग अवेलेबल हैं इस वक्त, टैलेंट, आई वुड से नॉट लोग बट टैलेंट अवेलेबल है जिनको ये काम आता है, तो कस्टमर्स ग्लोबली आर नॉट लुकिंग वेदर यू आर इन पाकिस्तान और वेदर यू आर समवेयर एल्स। अगर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं और आपके पास कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है तो वो आपको काम भेज रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा है कि वो हमारे मुल्क में भी ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं IT की, तो दैट इज़ अ होल रीज़न। तो एज यू आस्क द क्वेश्चन कि फ्यूचर है कि नहीं है, सो डेफिनेटली फ्यूचर। अच्छा आसिफ साहब, आपने कहा जहाँ से भी टैलेंट मिलता है उठा लेते हैं, तो डेटा साइंस डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डेटा साइंस सही से यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर इस पर ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? जहाँ से भी उठा लेते हैं ज़्यादा टैलेंट तो चाहिए, लेकिन डेटा साइंस डेफिनेटली यहाँ काम हो रहा है। लोग भी हैं हमारे पास डेटा साइंस में, लोग PhD भी कर रहे हैं, और इसमें इतना स्कोप है कि जितने लोग जी प्लीज, इतना स्कोप है जितने लोग प्रोड्यूस होंगे उतने कंज्यूम भी हो जाएंगे, राइट, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, डिमांड बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग सही हो रही है पाकिस्तान में, कितने ग्रेजुएट्स होते हैं
तकरीबन आप आई समझते हैं? थिंक जो HEC का नंबर है वो तो रफली दे से अबाउट 30 to 40,000 IT graduates. That's what I heard last time. That's what they produce. So उसमें से अब आपको ये देखना होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयबल हैं, कितने नहीं हैं, कितनों को फर्दर ट्रेनिंग चाहिए. अच्छा. तो उसमें आई वुड से कि देयर आर टियर 1 यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह टियर 1 कंपनीज होती हैं, बिल्कुल. इसी तरह अच्छी टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे बच्चे भी प्रोड्यूस करती हैं, क्वालिटी टैलेंट होता है, जिनको ग्रूम करना और ट्रेन करने में उस टैलेंट को हमें इतना टाइम नहीं लगता. लेकिन जो टियर 2 और टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. राइट. चलें जी, हम बात करेंगे मज़ीद डेटा साइंस के हवाले से, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब. साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आसिफ पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे. सर, आईटी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इन गवर्नमेंट्स व्यू? जो फ्यूचर दिखाई देता है वो कितना, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट के व्यू में जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हमने इस फिस्कल ईयर पे 47% ग्रोथ देखी है. नहीं, ये बहुत एक खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फोकस इस पे है आईटी इंडस्ट्री पे, बिकॉज आप लोगों को भी पता है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो होती है टेक्सटाइल की वो नेट नहीं होती, उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल एंड ऑल ऑफ दिस आर आल्सो इम्पोर्टेड, राइट. तो आईटी का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स दे रही है आईटी इंडस्ट्री को, ऑफ कोर्स वो हेल्प करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंसेंटिव्स अदर दैन ट्रेनिंग्स एज वेल. सो उससे हमारा एक्सपोर्ट्स पे फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी. और फोकस से ये होता है कि जब सब अलाइंड होते हैं, फोकस होते हैं, अच्छा. तो वो एक आप सेलिंग भी कर रहे होते हैं अपने मुल्क की. तो गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं जब बाहर जाते हैं डेलीगेशंस हैं, अगर वो जाके बात करेंगे कि हमारे मुल्क में आईटी का टैलेंट है, हमारे मुल्क में इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, टैक्स हैं एंड ऑल दोज इंसेंटिव्स, इट विल बी नेचुरल दैट मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि सप्लाई अगर होगी तो डिमांड तो है, राइट. सो इफ़ वी कैन somehow market and brand Pakistan better in that perspective, तो अगर हम पाकिस्तान की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लें और सप्लाई के साथ जो गवर्नमेंट का फोकस है उसका अलाइनमेंट ज़्यादा हो जाए, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रही है और तेज़ी से बढ़ेगी. राइट. 47% इस साल जो ग्रोथ हुई है, तो आप समझते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 2 इयर्स क्या? आई थिंक इस साल भी मुझे लगता है कि हम प्रॉब्ली मतलब इसके आसपास ग्रोथ हो जानी चाहिए या उससे थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए. राइट. सो इट लुक्स प्रॉमिसिंग इन 2022 दिस ईयर. फिर उसके बाद भी अच्छा ही लगता है कि आई थिंक जितना हम तेज़ी से अपनी सप्लाई पे फोकस कर सकेंगे, अपना तेज़ी से जितना हम चीज़ें आगे ले जा सकेंगे, जितनी तेज़ी से मार्केटिंग करेंगे, जितनी तेज़ी से कंपनीज अपने आप को ग्रो करेंगी, उतनी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह बढ़ेगी. इसमें तो कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर लेते हैं. लिस्टेड कंपनी है, अगर डिफरेंट कंपनीज देखी जाएं तो बड़ी हैंडफुल कंपनीज दिखाई देती हैं आईटी सेक्टर के अंदर, लेकिन तमाम सक्सेसफुल दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. तो आने वाले दिनों में अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में पूछें तो क्या फ्यूचर दिखाई देता है? आई थिंक मुझे तो लगता है कि और भी कंपनीज आएंगी हमें देख के. जब से एक दफ़ा एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आ गया, इन्वेस्टर को इस इंडस्ट्री की समझ भी आ गई, और जो स्पॉन्सर्स हैं जो रेस करना चाहते हैं उनको भी पता है कि ये किस तरह मतलब क्या उनको मिल सकता है मार्केट से और व्हाट काइंड ऑफ अ विजिबिलिटी एंड कैपिटल दे कैन रेज, राइट. तो ये ज़रूर बढ़ेगा मेरे हिसाब से. और जैम बोर्ड, अगर आपको जैम लिस्टिंग से उससे और फ़ायदा होगा, क्योंकि वो छोटी कंपनीज हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करती, वो भी. और PSAB ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने इवन कंपनीज को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आपकी जो फीस और एक्सपेंसेस होते हैं इसमें जैम लिस्टिंग में वो सब्सिडाइज कर रहे हैं वो. ओके. सो दैट इज आल्सो द न्यू इंसेंटिव दैट केम आउट राइट नाउ. सो वेलकमिंग सिचुएशन है कि आएं और तो वो चाह रहे हैं कि देखिए ना, आपको कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए, राइट. तो डेट तो नहीं मिलता हमको इतनी आसानी से. सर्विसेज कंपनी को, आईटी कंपनी को कोई हमारे पास एसेट नहीं होता, कोलैटरल नहीं होता, तो डेट इज़ डिफ़िकल्ट. तो अगर ये लोग अपना रेस करते हैं और फंड जब कैपिटल आता है उसको सही तरह अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड फॉर द ग्रोथ एंड एक्विजिशन द मार्केट, ओपनिंग अप ऑफिसेज अब्रॉड एंड सो फोर्थ,
तो उससे डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, कंपनीज भी ग्रोथ होंगी, इकोसिस्टम में लोग भी आएंगे, तो फ़ायदा तो होगा इससे। राइट, तो आई सी चलें जी, पॉजिटिव। मज़ीद बात करेंगे, अभी हम चलते हैं ब्रेक के जाने, साथ रहिए। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम आसिफ पीर साहब से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, आईटी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कम कंपनीज हैं लेकिन उनके बहुत ज़बरदस्त मार्जिन दिखाई देते हैं। तो अभी मज़ीद बात करते हैं। आसिफ साहब, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, आपकी कंपनी के पास एक अच्छे ऑप्शंस हैं जो एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट्स देती हैं शेयर्स के हवाले से, वो प्लीज़ हमें बताइए। आई थिंक सर्विसेज बिजनेस में आपके पास जो एसेट है वो टैलेंट है, वो HR पीपल, राइट। सो कंपनीज ग्रो करती हैं लोगों की वजह से। सर्विसेज कंपनी में ये और कोई हमारे पास तो है ही नहीं वेरिएबल खेलने के लिए। तो हम हमारी एक स्कीम में, जो आपने ऑप्शंस का पूछा, स्टॉक ऑप्शंस स्कीम, हम एम्प्लॉय ओनरशिप को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि एम्प्लॉय ओन कंपनी है। ओके, सो इसमें व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शंस देते हैं। हमारी स्कीम है, बड़ी SECP से अप्रूव्ड स्कीम है। सो उसमें एम्प्लॉयज़ को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो SECP से एग्रीड होते हैं, दे गेट द स्टॉक्स एंड दे हैव अ 2 years वेस्टिंग पीरियड, कि 2 साल बाद वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं उसी प्राइस पे जो लॉक हुई होती है 2 साल पहले डिस्काउंटेड। ओके, तो वो उससे रिटेंशन बढ़ती है, वो Right. क्योंकि वो इन्वेस्टेड होते हैं कंपनी के अंदर, उनका स्किन इन द गेम भी आता है। और ऑफ कोर्स जब वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, उनको शेयर्स मिलते जाते हैं, तो उनकी एक फाइनेंशियल वेल्थ बनती जाती है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉई की जनरली नहीं होती। तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज़ अ फिनोमिनल स्कीम एंड दिस इज द बेस्ट रिटेंशन टूल दैट आई तो फाउंड। सिर्फ IT कंपनीज ये एक्सरसाइज कोई भी कर करती हैं सकता या डिफरेंट कंपनीज भी देखिए, करती कोई हैं? भी सकता है, लेकिन सर्विसेज इंडस्ट्री में क्योंकि HR की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरी कंपनीज में यस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को तो हो सकता है, लेकिन हम उसके नीचे भी जाते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट द मैनेजमेंट लीडरशिप, वी गो N-2 N-3 लेवल है। एज वेल, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ स्टिक करें, क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ में हमारे Employees का ही हाथ होता है, आई वुड से माय exactly. colleagues are the equal contributor and we are here because of them, right? So आसिफ साहब, IT एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। एक्सपोर्ट मैं जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, इस साल 47% दिखाई दे रही है और फ्यूचर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जितना हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जितनी हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, तो इतने काम के लिए या इतने हम कहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हमारे पास? इतने के लिए तो काफ़ी हैं, इतने के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें इतना हमारे करना पास नहीं। मार्जिन तो बढ़ रहा होगा ना? हाँ, बट इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपको हाइपर ग्रोथ करनी, ग्रोथ के लिए काफ़ी है, ग्रोथ के लिए बट काफ़ी हाइपर ग्रोथ करना है कि डबल करनी है, आपको 40% में नहीं रहना, तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मज़ीद क्वालिटी ऑफ HR, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगेन गवर्नमेंट हैज़ गिवन मनी टू PSAP, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, to run multiple training boot camps, training programs and so on and so forth, ताकि टैलेंट और मज़ीद पॉलिश किया जा सके या रीट्रेन किया जा सके, अप स्किल किया जा सके या री स्किल किया जा सके। टेक्नोलॉजी जोन्स के हवाले से भी बात करेंगे, उसके क़याम को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक कितना इम्पोर्टेंट है ये? इट्स वेरी गुड, आई थिंक, बिकॉज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ चैलेंज। राइट, जब आप किसी बाहर से कोई आदमी आता है, उसको क्या दिखाएंगे आप? एग्जैक्टली, They want to ये see अक्सर something. IT वाले Yeah. यही बात करते हैं। They तो want to see something as well, हाँ. right? So वो जब टेक्नोलॉजी जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाती है, वो तो डेफिनेटली है, बट यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल टू शो केस समथिंग। या IT में ये
there is IT zones and there are a lot of IT towers, a lot of IT companies are there. तो ये काफ़ी important है कि ये, but I think it has to be done very quickly क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और काम बहुत ज़्यादा है। अगर हमें अच्छा काम करना है तो जल्दी obviously करना है हमें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आज है, कल भी होगी लेकिन आज है। अच्छा, टैक्स के हवाले से भी बात करूंगी। आईटी के लिए कहा यह जाता है कि आपके पास एक लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो टैक्स के जो हम कहेंगे ज़ुमरे में लाने के लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरी बात ये कि अगर टैक्स अगर हम कहते हैं कि नहीं आपको फ़ाइल करना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा वो कितनी इनकम है उनकी। ये सारी चीज़ें ज़रा आईटी के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस खड़े हुए थे। जी, वो आई थिंक फ्रीलांसर्स ऑफ कोर्स इज़ अ डिफरेंट, जो कंपनीज में काम करते हैं वो तो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो तो टैक्स वगैरह एवरीथिंग, बट जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो एज यू सेड कि वो जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपनी टैलेंट को बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं और उनको जॉब मिलती है, वो करते हैं। एंड आई थिंक स्टेट बैंक के साथ बहुत बातचीत हो रही है अगेन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की, कि किसको किसी तरह इस तरह करा जाए कि वो भी ऑफिशियली पैसे भेजें और दे कम इन ऑफिशियल नेट। तो क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर वो सही तरीके से पैसे मंगाएंगे तो एज एन एक्सपोर्ट दे विल बी एग्जेम्प्टेड एज वेल, राइट। अच्छा, पाकिस्तान में जो आईटी का काम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप समझते हैं कि ये कम्पिटिटिव है अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए दुनिया के और दूसरे डेवलप्ड ममालिक से? वी आर मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी है हमारी। क्वालिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो आईटी का बहुत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अच्छा, क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ कंपेरेबल हैं या बेहतर हैं या कंपेरेबल हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कोर्स वी लैक। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि क्वांटिटी में बहुत मेहनत करनी है ताकि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्केल हो जिससे हम टाइम्स में ग्रो कर सकें, हाइपर ग्रोथ जिसको मैं कह रहा हूँ। ग्रोथ तो हो ही जाएगी, अच्छा, यू नो, सो थोड़ा सा इस पे हम फोकस है, बट एज यू सेड कि गवर्नमेंट इज़ वेरी फोकस, एवरीबडी इज़ फोकस। स्टेट बैंक ने आई थिंक बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक दे आर वेरी फ्रेंडली दीज डेज, और जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो बड़ा फैसिलिटेट करते हैं कंपनीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें वो पॉलिसीज़ आ रही हैं जो कि आईटी एक्सपोर्टर्स को भी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी जो कंपनीज बाहर बन रही हैं जिनको मिरर इमेज बनाना है, बाहर मुल्कों में पैसा लेके आना है, इन्वेस्टर्स को, वीसीज को वापस लेके जाना है, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव दिस डेज। फर्दर पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं जी आपको काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यही मैं कह रहा हूँ, हर स्टेट का इदारा है, जिस तरह स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, पीसैब, ऑल ऑफ देम आर नाउ अलाइंड एंड फोकस्ड एंड वर्किंग। टेक्नोलॉजी लेवल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कहाँ दिखाई देता है? टेक्नोलॉजी लेवल, यस, 4G जैसे 5G अब बात हो रही है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं हम अभी, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें भी कि ये आई थिंक टेलको हैज़ देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ टेलको, बट आई थिंक इफ इनके पास भी अपॉर्चुनिटी हो तो दे वुड लव टू एनहांस एंड एक्सपैंड देयर बैंडविड्थ, बिकॉज वी लैक फॉर श्योर। हमारे मोबाइल की स्पीड वो नहीं है जो कि बाहर मुल्कों में हमें मिलती है, राइट। तो उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इट्स अ ग्रीन फील्ड राइट नाउ, स्टिल वी हैव लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलें जी, मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहे हैं प्रोग्राम के, तो मैं आसिफ साहब से पूछूंगी सर कैसे सम अप करेंगे आज के प्रोग्राम को और ख़ासकर आईटी यूज़र्स को क्या मशवरा देंगे? आई थिंक मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो आके इन्वेस्ट करें, नॉट इन द कंपनीज एक्वायर करें, उनको कैपिटल दें, बाहर लेके जाएं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। प्लस दूसरे आई थिंक जितने बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, दे शुड बी वेरी फोर्थ कमिंग, क्योंकि अगेन आई सेड डिमांड है। और आई थिंक एज जिस तरह गवर्नमेंट चीज़ें कर रही हैं, इनको मज़ीद एग्जीक्यूशन पे जितना तेज़ी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पॉलिसीज़ आर गुड, बट जितना जल्दी एग्जीक्यूट होंगी चीज़ें उतना हमको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। हमें इस वक्त जल्दी बहुत है, राइट, बिकॉज आज डिमांड है और बहुत सारी डिमांड है,
اور ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز سے شیئر لینا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سارا شیئر ہے تو وہ ہمیں لینا بھی ہے اور اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے. تو آئی تھنک جتنا کمپنیز گرو کریں گی, جتنا کمپنیز انویسٹ کریں گی, جتنے بچے پروڈیوس ہوں گے, آئی تھنک اینڈ مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ, یو گائز آر دا. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آصف پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. آج ہم نے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر کوشش کی کہ پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکیں کہ فیوچر جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہی دکھائی دیتا ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.